So hello guys. So today I'm gonna talk about a bug actually. So from today I'm gonna start a new series where I will talk about the bugs that I solve. Because bugs just bugs is like that it will come to your life. Okay, if you're a software engineer it is a part of your life. So you gotta know how to solve those. Like you just know it by solving those. मतलब आप अगर बग सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही नहीं। अगर आपके पास कोई बग नहीं आ रहा तो आप कोई रियल काम कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए मैं अभी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि होगा बग्स के बारे में। मतलब मैं जो बग्स सॉल्व कर रहा हूँ और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा मेंटेलिटी क्या होता है उसके पीछे, मतलब मैं सोचता कैसे हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले बग से, मतलब जो कि मैंने पिछले हफ्ते ही सॉल्व किया। मतलब ये जो हफ्ता गया मेरा, ये पूरा हफ्ते मैंने वही बग सॉल्व किया था जो कि था थोड़ा सिस्टम आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो अगर मैं उस बग के बारे में बताऊं तो मैं काम कर रहा था एक ब्लॉकचेन इंडेक्सर के ऊपर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एक ब्लॉकचेन इंडेक्सर होता क्या है, तो वो सिंपली आपका जैसे डेटाबेस इंडेक्सिंग होता है वैसा ही है, लेकिन वो ब्लॉकचेन को इंडेक्स करता है। लाइक ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स हैं उनको वो इंडेक्स करेगा। ओके, लाइक इंडेक्स करके उसके अंदर जो डेटा है, लाइक उसका ब्लॉक नंबर है, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हैं, सारी की सारी चीज़ें हम फेच करते हैं। और हमें ये लगता है क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें हमको बहुत सारा डेटा चाहिए था, वो भी बीएससी मेननेट का, वो भी 586851 ब्लॉक नंबर से, जो कि बीएससी का जेनेसिस माना जाता है क्योंकि तब डेक्स डिप्लॉय हुआ था और बीएससी मेननेट भी डिप्लॉय हुआ था तब। ठीक है, तो ये जो बैक फिलिंग का प्रोसेस है, तो पहली बात तो बैक फिलिंग होता क्या है। बैक फिलिंग का मतलब होता है ये है कि आप जो ढेर सारा डेटा है, मतलब 586851 जो ब्लॉक नंबर है उससे लेकर आज तक, लाइक 5 साल का गैप है। लाइक वो था 2020 में और अभी चल रहा है 2026। सॉरी, 5 साल का नहीं, लाइक 6 साल का डिफरेंस है। और इसके अंदर लगभग 88 मिलियन ब्लॉक्स है। अब वो 88 मिलियन ब्लॉक्स को हमें इंडेक्स करना पड़ेगा। तो यह पे बात आ जाती है कि सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन करना। सिस्टम को ऑप्टिमाइज आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते बैक फिलिंग। तो पहली बात, मेरे सीईओ ने मुझे एक रेपो प्रोवाइड किया जो कि उनका एक पुराना वाला एक इंडेक्सर था जो कि लाइव मोड में काम करता था। ठीक है, अब वो लाइव मोड में जो है, वो लाइव मोड में काम करते हैं, मतलब लाइक वो लाइव में जो मतलब इंडेक्स हो रहा है ना, जो ब्लॉक्स बन रहे हैं हर 3-4 सेकेंड में, वो उसको इंडेक्स करता है। उसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो आसान है करना, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं ज़्यादा, वो पब्लिक आरपीसी वाले से भी हो जाएगा। लेकिन बात तब आती है जब बैक फिलिंग करना होता है, क्योंकि उसके लिए आप पब्लिक आरपीसी यूआरएल्स यूज़ नहीं कर सकते। पब्लिक आरपीसी यूआरएल्स इन द सेंस जो कि आपको मिलता है, क्या बोले, जैसे बीएससी में नेट का होता है वो dataseed.binance.org करके जो मिलता है, लाइक जो मिलता है उनको अलग से, वो वहाँ पे आर्काइव नोड नहीं होता। तो आर्काइव नोड क्या होता है? आर्काइव नोड मतलब वो नोड्स होते हैं जो कि आप जिसमें पुराने डेटा स्टोर रहते हैं। ठीक है, वो अलग होता है। लेकिन पब्लिक आरपीसी यूआरएल्स जो होते हैं वो ये प्रोवाइड नहीं करते। उसके लिए आपको जाना पड़ता है या फिर एल्केमी, क्विक नोड, ऐसे जो कंपनीज हैं, नोड रियल, एंकर, ऐसे कंपनीज के जो आरपीसी यूआरएल्स हैं जो कि वो प्रोवाइड करते हैं, उनसे आपको वो यूज़ करना होता है आरपीसी यूआरएल्स। अब पहली बात तो ये आरपीसी वाला झमेला तो पहले आपको मैंने बता दिया कि कौन से आरपीसी यूज़ कर सकते हैं और कौन से आरपीसी नहीं। सो उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कि प्रोसेसिंग। एंड ऑफ कोर्स ये 88 मिलियन ब्लॉक्स है, आप इसको सिक्वेंशियली तो कर नहीं सकते क्योंकि वो जो लाइव इंडेक्सर था वो सिक्वेंशियली कर रहा था। तो अब मुझे वो चेंज करना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग या अगर मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं लगाई उस पर, तो वो अनरियल है। हो सकता है उसमें 30-40 साल लग जाए प्रोसेस होने में, जो कि एकदम ही प्रैक्टिकल नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हफ्ता चल सकते हैं बैकफिलिंग के लिए, उससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो वो वाला चीज़ हुआ। सिक्वेंशियली ब्लॉक प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते, मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग उसमें इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब एक चीज़ हुआ,
पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब आरपीसी यूआरएल्स में एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट जाते हैं, ठीक है। अब एक आरपीसी यूआरएल इतने सारे रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें रेट लिमिट आ जाता है। तो अब वो रेट लिमिट को हैंडल करने के लिए मुझे लगाना पड़ा 10 आरपीसी यूआरएल। अब 10 आरपीसी यूआरएल्स के अंदर अगर आपको स्विच करना है तो आपको एक मैकेनिज्म चाहिए ना कि जो कि बोले कि ये रेट लिमिट हिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से होगा। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया लोड बैलेंसर। यही से आर्किटेक्चर जो है ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो रहा है। तो लोड बैलेंसर से ये हो रहा है कि वो ना देख रहा है कि रेट लिमिट किस में हिट हो रहा है, तो वो स्विच कर दे रहा है कि दूसरा आरपीसी यूआरएल में वो चला जाए, मतलब वो दूसरा आरपीसी यूआरएल यूज़ करके उसमें रिक्वेस्ट भेजे। ये हुआ पहली बात। तो मैंने ये सॉल्व किया, आरपीसी का रेट लिमिट को सॉल्व करना, और इससे ये थोड़ा फास्ट हुआ। लेकिन इसके बाद एक और दिक्कत है, एक्चुअल में 2 दिक्कत आती है। वो ये है कि अगर आप 1 बाय 1 ब्लॉक को आप इंडेक्स कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका डेटाबेस राइट बहुत ज़्यादा हो जाता है और डेटाबेस में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है जो कि स्केलेबल नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते वैसे। तो मैंने किया उसको मैंने बैच पे कन्वर्ट किया कि 50 ब्लॉक्स का जो एक बैच है उसको प्रोसेस करने के बाद एक साथ डेटाबेस राइट होगा, तो डेटाबेस के ऊपर लोड कम पड़ेगा। ये तो मैंने सॉल्व किया। लेकिन इसी प्रॉब्लम से एक और प्रॉब्लम राइज हुआ। वो प्रॉब्लम ये है कि आपने बैच साइज तो बना दिया, लेकिन कभी कभी होता ये है कि कुछ आरपीसी यूआरएल्स में लिमिटेशंस होते हैं कि वो कितना डेटा रिटर्न कर सकता है। लाइक कभी कभी होता है कि आपके 50 ब्लॉक्स में ज़्यादा डेटा नहीं है तो वो एक बार में रिटर्न कर देगा, लेकिन कभी कभी आपके एक ब्लॉक में इतना ज़्यादा डेटा होता है कि वो रिटर्न नहीं कर पाता। मतलब एक ब्लॉक नहीं, मतलब हो सकता है 10 ब्लॉक मिला के इतना ज़्यादा डेटा हो सकता है कि वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने फिर से एक चीज़ चेंज किया उसके अंदर, वो है एडाप्टिव बैच साइज। लाइक वो उसके हिसाब से, मतलब अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है, लाइक कुछ रेट लिमिट हिट हो रहा है, रेट लिमिट नहीं मतलब एक अलग से एक एरर कोड आता है, ठीक है, उसको देख के वो समझ जाता है कि इसका एक लिमिटेशन रीच हुआ है, तो उसके बाद वो उसको श्रिंक करता है, ठीक है, उसको वो श्रिंक करता है। और अगर देखते हैं कि वो रेट लिमिट या एरर नहीं आ रहा तो वो फिर से उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे वो अभी चल रहा है पूरा सिस्टम। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही बग्स आते हैं आपके पास। लाइक अगर आप कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हैं जो कि प्रोडक्शन में काम कर रहा है तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम होता। और एक चीज़ है जो शायद आपको अभी समझ में ना आए, ठीक है, वो ये है कि अगर ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक इंडेक्सर में काम करेंगे, ठीक है, कि आप ब्लॉकचेन इंडेक्सन के ऊपर काम कर रहे हैं। वो होता ही है कि एक चीज़ होता है, ये गेट रिजर्व्स करके कॉल करता है, ठीक है, आरपीसी में कॉल जाता है गेट रिजर्व्स करके, जो कि एक्यूरेट डेटा नहीं देता। ये मैंने एक भूल की थी जो कि पकड़ा गया था एक कोड रिव्यू में, जो कि वो राइट डेटा नहीं दे रहा था। क्योंकि अगर आप कुछ ब्लॉकचेन इंडेक्स कर रहे हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वो टोकन प्राइसेस हिस्टोरिकली करेक्ट है कि नहीं, लाइक उस ब्लॉक नंबर पे उस टाइम पे उस टोकन का प्राइस वही था या नहीं। लेकिन वो नहीं था, क्योंकि वो कभी कभी सही डेटा देता था, कभी कभी नहीं देता था, वो ऐसा था। तो इसीलिए मैंने इस पूरे चीज़ को इवेंट ड्रिवन कर दिया। इवेंट ड्रिवन का मतलब होता है कि वो इवेंट्स को लिसन करता है, जैसे स्वैप इवेंट होता है उसको लिसन करके वो उसको स्टोर करता है और वो सबसे एक्यूरेट डेटा होता है। सो यही था वो वर्क जिसको मैंने एक हफ्ते तक सॉल्व किया। आपके पास भी ऐसे वर्क आएंगे। मैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ तो मेरे पास ऐसे बग्स आते हैं। अगर आप कुछ फ्रंट एंड डेव है तो आपके पास की कोई और तरीके का बग आएगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ मामले को सोचना है, हार मत मानना भाई, सीखना है भाई, सीखना है, कुछ भी हो जाए सीख के इसको मतलब रगड़ डालेंगे भाई। पूरा जो इस सिस्टम डिज़ाइन का आर्किटेक्चर है ना, मतलब ये पूरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। लाइक अगर आप प्रोडक्शन में ये यूज़ करते हैं ना, बहुत तगड़ा चीज़ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया जो कि है टाइम स्केल डीबी। टाइम स्केल डीबी एक स्पेशल तरीके का डेटाबेस होता है जो कि एक पोस्टग्रेस का एक्सटेंशन है। तो उसमें होता ये है कि वो बिलियंस ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकता है, क्योंकि वो टाइम सीरीज डेटा होता है। तो वो भी एक चीज़ है कि मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है उसके अंदर। सो या दिस वाज द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप and subscribe to my channel for more videos like this.
ऐसे बग्स की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। वैसे मेरे पास कुछ बग्स पड़े हुए हैं जो कि इसी वीडियो में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो आई थिंक ऑलरेडी 10 मिनट के ऊपर हो चुका है। सो या मैं कर तो नहीं सकते उतना बड़ा वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, और बग्स के साथ मिलूँगा मैं तुम लोगों के साथ। बाय।